मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का कुछ सार सुना था। आज मैं आपको उसी से जुड़े वाला भाग समझाना चाहूंगी। प्रेमचंद किस तरह के व्यक्ति थे। उन्हें दिखावे की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं थी, वो दिखावा नहीं करते थे। लेखक कहना चाहता है कि उन्होंने अनेक उदाहरण देकर के ये समझाना चाहा कि शायद प्रेमचंद को ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, लेकिन दूसरे ही पल उसके मन के विचार बदल जाते हैं और वह सोचने लगता है कि प्रेमचंद ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। लेखक बताता है कि मेरा जूता भी अच्छा है। कैसा अच्छा है? वो ऊपर से अच्छा है, ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन नीचे तलवा फटा हुआ। हाँ, तो हम इस जूते को अच्छा कहेंगे क्या? लेकिन लेखक मानता है कि मैं उस जूते को अच्छा करूंगा क्योंकि ऊपर से देखने पर कोई भी उस तलवे को नहीं देख पाता है जो हमारा फटा हुआ। लेकिन हमें क्या परेशानी है? क्योंकि तलवा फटा होने के कारण हमारा पैर लहूलुहान हुआ जाता है, अर्थात जो भी कंकड़ पत्थर या जो भी है जमीन के, वो सारे कुछ हमारे पाँव में लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं गर्व से ऊपर करके घूमता हूँ क्योंकि ऊपर से वो सही है, देखने वालों को वो सही प्रतीत है। तो जब देखने वालों को सही लग रहा है तो हमारा फटा भी है तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। अर्थात यदि जूता फटा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो नीचे से तला घिसा हुआ है और तला घिसने के कारण वो फट गया है, जिससे ऊपर से देखने पर वो सही प्रतीत होता है। शायद समाज में भी सभी लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं कि ऊपर से दिखावा करते हैं या ऊपर से कुछ अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है, जिस तरह से हमारा जूता है। लेकिन शायद प्रेमचंद के अंदर वो खासियत नहीं है या वो खासियत लाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जैसे है वैसे ही दिखना चाहते हैं। दूसरा, लेखक ने ये भी समझने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद की जो मुस्कान है, जो फोटो खींचने के समय वो हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, उस बात का रहस्य क्या है? क्या वास्तव में ही वो मुस्कुरा रहे हैं या दूसरों पे मुस्कुरा रहे हैं या स्वयं पे मुस्कुरा रहे हैं कि उनका जूता फटा हुआ है? आगे उन्होंने उदाहरण दिया है। उस मुस्कुराने का रहस्य क्या है? क्या वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि तुम जिसको अच्छा समझ रहे हो क्या समाज में वास्तव में अच्छा है? इसका उदाहरण उन्होंने दिया है। क्या होरी का गोदान हो, होरी नामक एक गोदान, एक उपन्यास लिखा हुआ था प्रेमचंद ने। उसमें होरी नामक पात्र है जिसमें एक कुरीति के बारे में विरोध किया गया है कि वह अपनी माँ को सारे जीवन भर एक गाय दान करवाने के लिए पैसे एकत्रित करता रहा, क्योंकि कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि यदि व्यक्ति गाय का दान करता है, गौदान करता है, तो वह सारे दुखों से या कष्टों से पार हो जाता है और गाय दान करना अति आवश्यक है। इसलिए वो सारे जीवन भर जो भी कार्य करते थे और उससे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया करते थे कि जिससे कि वो एक गाय खरीद सकें और अपनी माँ से, माँ बूढ़ी थी, कि उसके द्वारा गाय को दान करवा सके। लेकिन शायद प्रकृति की मार या फिर अन्न बहुत अधिक उत्पन्न नहीं होता था, जिसके कारण वो उनके जो देखे पैसे थे वो नहीं बच पाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ पैसे बचा करके और एक बूढ़ी गाय खरीदी जिसने दूध देना भी बंद कर दिया था। इस तरह की गाय खरीद करके उन्होंने, जब माँ बिल्कुल मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी, उस समय उन्होंने दान किया। तो इस तरह से लेखक ये कहना चाहता है, क्या यह होरी का गोदान है या पूस की रात में नील गाय हल्कू पर खेत चलती? पूस की रात करके एक कहानी लिखी हुई है लेखक ने। आप चाहें तो उसको लाइब्रेरी में कुछ कहानियाँ लिखी, तो कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियाँ करके दो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, आप उसमें से भी उसको पढ़ सकते हो।
दूसरा, क्या सुजान औरत का लड़का मर गया? क्यों मर गया था वो? क्योंकि वह डॉक्टर को दिखाने गया था और डॉक्टर उसमें खेल रहा था, तो वो खेल को बीच में छोड़ करके उसको देखने नहीं आया, क्योंकि वह गरीब था। या कोई अमीर व्यक्ति का बच्चा आया होता तो डॉक्टर भी दौड़ करके आता, खेल छोड़ करके और उसको देखता, लेकिन वह गरीब था, इसलिए वह बाहर ही तड़पता रहा, और जब तक डॉक्टर साहब उसको देखने के लिए आए तब तक वह मर चुका था। क्या माधव पत्नी के कफन की चाय पी गए? ये भी एक कहानी, कफन करके एक कहानी लिखी हुई है प्रेमचंद ने। उस कहानी में माधव करके व्यक्ति जो बहुत अधिक शराब पीता था, उसकी पत्नी बहुत अधिक परेशान रहती थी। उस परेशानी को झेलते झेलते आखिर में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उस माधव के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको उड़ाने के लिए, कहते हैं व्यक्ति मर जाता है तो उसको कफन उड़ाया जाता है, जो ऊपर कपड़ा उड़ाया जाता है उसको कफन कहा जाता है। उस कफन को खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। कुछ व्यक्तियों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके उसको दिए कि जाकर के इसको उठाने के लिए कफन खरीद कर दिया। लेकिन माधव इतना अधिक शराबी था कि वह जाकर के उन पैसों की भी शराब पी लेता। इसको लेकर के हम प्रेमचंद ने कफन करके एक कहानी लिखी हुई है। ग्रामीण जीवन में आने वाली परेशानियों और उनकी व्याख्या का वर्णन किया है। या फिर लेखक किसी महाजन के तगादे से बचने के लिए दूर दूर से रास्ता काटता है। लेखक अपना अनुमान ये भी लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेखक कहीं कोई तगादा करता होगा या किसी से पैसे उधार लिए होंगे, इस कारण से लेखक बहुत दूर से चक्कर लगा करके आता होगा, क्योंकि यदि वह उसके दरवाजे से निकलेगा तो हो सकता है उसको याद आ जाए और वो उससे पैसे मांगने लगे। इसलिए वह उससे बचने के लिए वो बहुत दूर से निकला करता था, जिसके कारण उसका जूता फट गया। इस तरह से लेखक कहना चाहता है कि यह जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया, भक्त कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी अर्थात अकबर के पास जाते जाते रोज वो किसी न किसी कार्य से बुलाते थे और वो भी बेगार के लिए। इस तरह से जाते जाते शायद उनका जूता घिस गया। तो कवि लेखक कहना चाहता है कि जूता अधिक चलने से तो घिसता है, फटता नहीं है। तो आखिर में प्रेमचंद का जूता कैसे फट गया, क्यों फट गया? आगे लेखक कहता है, लेखक का अनुमान है कि प्रेमचंद के पांव की जो उंगली निकली हुई है वो किसी घृणित कार्य की ओर संकेत करेगी। घृणित कार्य था समाज में व्याप्त कुरीतियां, शायद वो समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर संकेत कर रही है कि ये इन कुरीतियों को ही प्रेमचंद ठोकर मारना चाहते थे, और शायद जिस तरह से ठोकर मारने से कोई चीज आगे से फट जाती है। जूता आगे से फटता है जब हम किसी चीज को ठोकर मारते, वो भी कठोर चीज को। यदि किसी मुलायम चीज को ठोकर मारते तो जूता नहीं फटेगा, बल्कि वह कठोर कौन, जो समाज में अनेक वर्षों से व्याप्त कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करना कोई सहजता का काम नहीं है, जिसको शायद प्रेमचंद ने दूर करने का प्रयास किया, या अपने पांव से उनको ठोकर मारी, या उनको समाज से निकालना चाहा। इस तरह से वो निकालने के लिए वो शायद अपना जूते पांव ठोकते रहे होंगे, जिसके कारण उनका जूता फट गया होगा। और जब वो जूते ठोकर मार करके उन्होंने अपने जूते फाड़े, वो उंगली और मुस्कान से इशारा कर रहे हैं, जैसे वो बताना चाहते हैं उस मुस्कान के द्वारा कि वह उंगली से, उस निकली हुई उंगली से ये बताना चाहते हैं कि उंगली उन सामाजिक कुरीतियों की ओर इशारा कर रही है जो समाज में व्याप्त है और जिनको वो दूर करना चाहती है। वह उन घृणित कार्यों की ओर इशारा कर रही है जो समाज में व्याप्त है और फिर भी वो अभी तक दूर नहीं हुए हैं। इसलिए शायद हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करके ये बताना चाहते हैं समाज को कि जिन कुरीतियों को तुमने वर्षों से अपने जीवन में पाल रखा है, जो समाज के लिए एक अभिशाप है, उनको दूर करो। और शायद उनकी उस उंगली के इशारे को लोग ना समझे, इसलिए वो पांव की उंगली से इशारा कर रहे हैं। लेखक यही कहना चाहता है कि शायद उनकी वही, इसीलिए वो उनकी बाहर निकली हुई है और जिसके कारण उनका जूता फटा हुआ है। प्रेमचंद के जीवन के व्यक्तित्व के बारे में लेखक ने अनेक तरह से बताने का प्रयास किया है और उसको समझने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट, कुछ हम प्रश्न देंगे आपको, उनके उत्तर आपको लिखने हैं।